तो जैसा कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चंस था, ठीक है, तो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जिनको चीज़ें प्रॉपरली पता नहीं होंगी, या फिर यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि व्हाट इज जीपैट। सो जीपैट इज अ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये किस लिए होता है? जो वेरियस जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वेरियस ब्रांचेस एम फार्म में, जिनमें हम परस्यू करते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो फार्माकोलॉजी, जो हमारे केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी, जिसको हम अगर एमएस करते हैं उसमें, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब नाइपर से जब एमएस करते हैं तो फार्माकोग्नोसी, एम फार्म इन फार्माकोग्नोसी, वहाँ पे एमएस इन नेचुरल प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये कुछ वेरियस ब्रांचेस है, फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा मेजर क्या है, मतलब मेजर मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट आर, जो हमारा मेजर एम क्या होना चाहिए, जीपेट हम क्यों कर रहे हैं? आपको मतलब आपने क्या सोचा है कि जीपेट हम क्यों कर रहे हैं? आगे एम फार्म करने के बाद आपका एक एम क्या है लाइफ में, कि आप क्या करना चाहते हो? जस्ट 5 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये भी मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना आप लोगों से, मुझे भी चाहिए मोटिवेशन। तो बताओ अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सर लाइफ में टारगेट होना चाहिए, टारगेट इज मस्ट। ओके, अभिषेक जैन, रिसर्च, अच्छा पैसा कमाना है। ओके, ड्रग इंस्पेक्टर, दैट्स नाइस। स्टेबल जॉब, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। स्टेबल जॉब एंड फाइनेंशियली ग्रोथ, ओके ओके, ठीक है, नाइस। नाइपर जाने के लिए कार्तिक का आंसर अच्छा आया, नाइपर जाने के लिए। और बिजनेसमैन, ओके, नाइपर। ठीक है, तो आपका मेजर मोटिवेशन मोस्टली है कि आपको मास्टर्स करना है, फार्मेसी में बड़ा कुछ करना है। ओके, नाइपर फॉर नाइपर, अच्छा, मोस्टली यहाँ पे नाइपर वाले हैं और हाई पैकेज वाले, सैलरी वाले हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल जॉब चाहते हैं, है ना? ठीक है, नाइपर इज द सोल ऑफ फार्मेसी, यस, नाइपर इज द सोल ऑफ फार्मेसी। नाइपर मोस्ट वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा मेजर एम क्या था, मतलब मेरा मेजर मोटिवेशन क्या था कि मैंने मास्टर्स क्यों चूज करी जीपेट के लिए। क्योंकि मुझे, जो जैसा आपने कई कई लोगों ने बताया, मेरी कैटेगरी के लोग भी हैं यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले। सो क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वेदर वेदर यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ एनी कंपनी, एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप आर&डी में काम कर रहे हो, वेदर आप किसी लैब में काम कर रहे हो, वेदर यू आर इन एकेडमिक टीचिंग लाइन में हो, ठीक है, तो मोस्टली वहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं, फैकल्टीज या पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो मोस्टली जो रिकमेंडेशन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं पीएचडी को चूज करते हैं एम फार्म के बाद भी। पीएचडी, तो पीएचडी भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा आप सबके व्यूज़ देखकर, कि आप मोटिवेटेड हो, आपने एक एम बनाया हुआ है लाइफ में, एंड आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे से 2-3 साल अच्छे से दो मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आप ये अचीव करोगे। आप नाइपर में जाओगे, आप अच्छी जॉब पाओगे, हाई पैकेज पाओगे। ठीक है, उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट, एक अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी को, टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, सो ये हमारा मोटिवेशन सेशन हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपके लिए भी मोटिवेशन जरूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो लेक्चर है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताना विजिबल है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। और बिटवीन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको कोई भी डाउट हो, एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स, या फिर आप अपना अनम्यूट करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आपको विजिबल भी होगा, क्लियरली विजिबल है सबको? सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जी पैट 2024 वाले भी, 25 वाले भी। ठीक है, मोस्टली जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो लेट मी यूज द पेन।
ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि हम पहले एचएपी पढ़ते हैं, तो एचएपी से जो हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ पे हम पैथो, फिर पैथो के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या होंगे, जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं जीपेट में, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, जो हमारे डायबिटिक्स के कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड, स्किन, सेल एंड टिश्यू, एंड उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्वेश्चन कितने आते हैं फार्माकोलॉजी सेक्शन में, जीपेट में 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 इयर्स शायद वो 8 से ज़्यादा बढ़ जाएं, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एनटीए का पैटर्न हम गेस नहीं कर सकते, बिकॉज एनटीए हर बार कुछ नया टाइप का यू नो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक जो हम रेफर करते हैं वो आप सबको पता ही है, रॉजन विल्सन। रॉजन विल्सन के अलावा अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है ह्यूमन एनाटोमी को, तो वो फॉलो कर सकता है टोटोरा, टोटोरा बुक को फॉलो कर सकता है, ठीक है। काफ़ी इसमें डिटेल कंसेप्ट दिए गए हैं एचएपी के, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से जो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स, फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट। जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने एचएपी को ठीक से नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो दे शुड क्लियर देयर कंसेप्ट। उनको उनके कंसेप्ट एचएपी और पैथो के कंप्लीट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा को रिलेट द एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी विद फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्मा आपको पता ही है फार्माकोलॉजी के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक फार्माकोलॉजी में हम कंफ्यूजन रहेगी, हम पढ़ने बैठेंगे तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बॉडी मैकेनिज्म, बॉडी में वेरियस जो सेलुलर मैकेनिज्म चल रहे हैं, चाहे सिस्टमैटिक मैकेनिज्म जिसको भी बोलते हैं, कि जो वेरियस सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे जो प्रोसेस होती है, सारा कुछ, ठीक है। और डिफरेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो एचएपी पैथो में आती है मेनली, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और उनको याद रखने के ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम पैथो में देखते ही हैं, साइन एंड सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो अब वेरियस टर्म्स देखते हैं जो एचईपी में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा साइटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोलॉजी मींस कि हम उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं सेल की, कि सेल किस टाइप से, उसका उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, लाइक सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन की बात करें, या वेरियस जो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चलती हैं या न्यूक्लियस में चलती हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, जो बहुत से टिश्यूज होते हैं प्रोटीन्स इन नेचर, और टिश्यू से ही मिलके हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो उनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और उनके स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी इसको बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मेथड, हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड भी हम यूज करते हैं। तो आप मास्टर्स में अगर आगे जाओगे, अगर आप फार्माकोलॉजी परस्यू करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट आपको करने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च क्राइटेरिया, ठीक है। तो माइक्रो इसमें क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की या सेल की, फॉर साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उसे हम पता लगाते हैं। तो हिस्टो में, हिस्टो से मीन्स क्या है, हिस्टो मीन्स हमारा जो यहाँ पर हो गया, हिस्टो मीन्स जो हमारा टिश्यू है, और पैथोलॉजी मीन्स क्या, एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ डिजीज, और ये बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, ऑल्टर्ड कंडीशन, ऑल्टर्ड मतलब चेंज इन द कंडीशन, कि टिश्यू की जो कंडीशन है उसमें चेंज आ गया है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और इसके मेथड को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी बोलते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हम और कहाँ करते हैं, कोई मुझे बताएगा, किसी डिजीज की डायग्नोसिस में, या फिर किसी डिजीज को पता लगाने में। कैंसर में। यस, करेक्ट। कैंसर के लिए भी हम हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, यस, ठीक है। तो फिर आते हैं हम पैथोलॉजी पर, तो स्टडी ऑफ कॉजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, डिजीज कैसे हो रहा है, उसके मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं, और बॉडी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ओस्टियोलॉजी पे, तो ओस्टियोलॉजी पता है, ओस्टियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ बोन्स, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं,
तो मैंने आज का लेक्चर जो रखा था नर्वस सिस्टम इसलिए क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अदर सिस्टम्स मैं ले सकता था लेकिन मुझे नर्वस सिस्टम ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम ही पढ़ाऊं। फिर आते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। ऑप्थेल्मोलॉजी, आई से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग नॉर्मल प्रोसेस। इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स एसोसिएटेड हॉर्मोन्स, जो भी इंडोक्राइन जो ग्लैंड से जो वेरियस हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हिमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। तो अबाउट टुडेज लेक्चर, तो टॉपिक इज नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम कहाँ इसको अप्लाई करते हैं? ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत सारे आपने आपने फार्माकोलॉजी में आप ड्रग्स पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एग्जांपल लेता हूँ, जो एपिलेप्सी में हम यूज करते हैं। पार्किंसन के लिए, पार्किंसन की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ड्रग्स यूज करते हैं। स्क्रिजोफेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बहुत से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं सीएनएस में। ठीक है। यस, लीवोडोपा, लीवोडोपा फॉर पार्किंसन। तो एएनएस में क्योंकि एएनएस पार्ट थोड़ा सा आपका लेंदी है और बड़ा भी है, इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट याद होना हमें ज़रूरी है। ठीक है। सो अगर बात करें टॉपिक नर्वस सिस्टम की, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम कंटेन करता है दैट इज ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने जस्ट ये डायग्राम इसमें डाला है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि इसमें जो ब्रेन के बहुत से जो सेक्शंस होते हैं, रीजन्स जिसको बोलते हैं, अलग अलग पार्ट, ब्रेन के पार्ट। ठीक है। तो वो उनका क्या मेजर फंक्शन है अलग अलग। जैसे अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, तो हाइपोथैलेमस हमारा मेन स्टिमुलस है। मतलब ये सेंस करता है हर एक कोई भी कंडीशन चेंज हो रही है बॉडी के अंदर, लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन, या फिर जिसको बोलते हैं स्वेटिंग, या फिर जो बहुत से रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में, उनको रिलीज करवाने का काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है। यहाँ पे सिचुएट होता है बीच में, यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद इधर का सेक्शन देखें तो यहाँ सेरिबेलम है, फिर हिपोकैम्पस है, इमिगडेला, ब्रेन स्टेम में हमारा पोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, उनके भी बहुत से अलग फंक्शंस हैं। फिर आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट यहीं पर हमारा प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड, जहाँ से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ब्रेन के हर एक सेक्शन, क्योंकि ब्रेन आपको पता है, ब्रेन का आप इमेजिन करके खुद देख सकते हो। अगर आप इमेजिन करो कि ह्यूमन ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने जो फंक्शनिंग है बॉडी की उसको रेगुलेट कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि भगवान ने, मतलब नेचर ने ऐसा बनाया है ह्यूमन सिस्टम को, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है, हर एक चीज मतलब सिस्टमेटिक वे में चलती रहती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिविंग कंडीशन। ह्यूमन की लिविंग कंडीशन और सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए हर एक सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हर एक सिस्टम को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वी कांट अप्लाई द फार्माकोलॉजी, वी कांट अप्लाई द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग, और दैट ड्यूरिंग जो अभी हम रिसर्च में टेस्ट कर रहे हैं, ड्रग्स की टेस्टिंग। ठीक है। बहुत सी चीज़ें। तो आते हैं हम नर्वस सिस्टम। तो दे आर टू प्रिंसिपल डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। सर थोड़ा डिटेल में बताओ। अच्छा, डिटेल में बताना है। डिटेल में तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, डिटेल ही चल रहा है अभी, डिटेल में ही बताएंगे, डोंट वरी। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या हुआ, ब्रेन। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा आता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट होते हैं वेरियस न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा डायग्राम में कि स्पाइनल कॉर्ड से जो बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है। तो हर एक जो वर्टिब्रे का सेक्शन है, लाइक सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गए, ठीक है, थोरैसिक, लंबर, कोकेक्स, तो वहां से भी अलग अलग जो न्यूरॉन्स हैं वो सप्लाई करते हैं वेरियस हमारे जो पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब क्या, नीचे का पार्ट, हमारी बॉडी के नीचे का पार्ट,
कि जैसे हमारे हैंड्स हैं या फिर स्टमक का पार्ट हो गया, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, या फिर नीचे के हमारे लिम्स हो गए, पैर वगैरह, तो उन सबको भी तो न्यूरॉन सप्लाई करते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी, क्योंकि पूरी बॉडी में नर्व्स इम्पल्स जनरेट होती हैं, हर एक जगह तो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें हमारी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, या फिर हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, तो उसमें भी न्यूरॉन्स का मेजर रोल है। बिना न्यूरॉन्स के हम ना तो ब्रेन हमारा डिटेक्ट कर पाएगा, ना हम सोच सकते हैं, ना हम कुछ काम कर सकते हैं, नथिंग। ठीक है, पैरालिसिस के पेशेंट्स में यही होता है। यस अभिषेक, 31 पेयर्स ऑफ नर्व जो होते हैं, दैट इज फ्रॉम पेरिफेरी, पेरिफेरी सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाता है। इसमें आप ये मत सोचना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाले, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ से डिफरेंट जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, वो आ जाते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे ऑर्गन्स को और हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको सप्लाई करते हैं वो। ठीक है, तो पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड to the peripheral part of the body to various organs or tissues। ठीक है, अ सब डिवीजन ऑफ द पीएनएस, तो हमारे पीएनएस में ही आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही हमारा आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहीं पे हमारा एएनएस आ जाता है। तो इसमें भी सब डिवीजन होती है ऑटोनॉमिक एएनएस में भी, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स द बॉडी इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का मीन्स क्या है कि वॉलेंट्री एक होता है, वॉलेंट्री मतलब हमारे ब्रेन से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन किया है। इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग क्या होती है? इनवॉलेंट्री में मतलब ऑटोमेटिक जिसको बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक रेगुलेशन या ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ एनी, कोई भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी में। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की बात करें, तो हार्ट का जो फंक्शन है प्रॉपर खुद ब खुद, क्योंकि हम तो ब्रेन से हम नहीं देते ना, मैसेज नहीं कन्वे करते, या फिर क्योंकि हमें हैंड्स की मूवमेंट के लिए मैसेज की जरूरत पड़ती है कि हाँ हमें हैंड यहाँ मूव करना है, इधर मूव करना है। ठीक है, तो उसकी ब्रेन की जरूरत है, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, तो वो हो गया वॉलंटरी, मतलब हमारे ब्रेन के एक्शन में है। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, जैसे हार्ट की पंपिंग हो गई, वो रेगुलर चलती रहती है, हार्ट की बीटिंग पंपिंग चलती रहती है रेगुलर। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग में। इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग लाइक हार्ट रेट, हार्ट रेट हमारा रेगुलर चलता रहता है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन लाइक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे स्मूथ मसल है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो भी प्रॉपरली वो खुद ब खुद रिलैक्स होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, इनमें भी इसका रोल है मेन। ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन नर्वस सिस्टम आर न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। तो आपको मतलब जैसे आपने शायद पढ़ा होगा ग्लायल सेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन की इंटीग्रिटी और ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ग्लायल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि व्हाट आर न्यूरॉन्स, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं न्यूरॉन्स के, उसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे नर्व इम्पल्स जनरेशन होती है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन ग्लायल सेल्स के बारे में काफी लोग पढ़ते ही नहीं है ठीक से, या फिर जानते ही नहीं, उनको याद ही नहीं रहता ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स एक्ट एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर। यस, इट ऑल्सो एक्ट एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर का भी पार्ट होता है ग्लायल सेल्स। उसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शनिंग होती हैं ग्लायल सेल्स के। तो न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, हमें पता है नर्व इम्पल्सेस वो कैसे कंडक्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर लाइक, कोई मुझे नेचुरल कोई न्यूरोट्रांसमीटर दो तीन बताएगा मुझे, नॉर्मल, आपने अगर फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन, यस, एसिटाइलकोलिन। नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन। एसिनेफ्रिन। यस करेक्ट, ठीक है। एड्रेनलिन। यस एड्रेनलिन डोपामाइन। ऑल्सो। ठीक है, गुड गुड। तो ये हो गया हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अलावा जो हमारे नर्व जो इम्पल्स है उसकी जनरेशन में मेनली क्या काम होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेनली क्या काम होता है, कि जो हमारे कुछ आयंस होते हैं, लाइक अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और हमारा कैल्शियम, Ca2+। ठीक है, तो इनका मेजर रोल होता है नर्व इम्पल्स जनरेशन के लिए। ये एक नर्व से दूसरे नर्व में, आपको पता ही होगा, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो
मैसेज को कन्वे करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि एक बार लाइक मेरा क्वेश्चन उठा था कि सर इतनी जल्दी नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, मतलब विद इन द मिली सेकेंड्स हम अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब मोटर न्यूरो सेंसरी जो नर्व्स हैं हमारे, जो मान लो स्किन में प्रेजेंट है हमारे सेंसरी नर्व्स, तो वहां से हमने कोई गर्म सी चीज को हमने टच किया, तुरंत सिग्नल गया चुटकी में, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उसको ब्रेन तक पहुंचाया, डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स को थ्रू एक सिग्नल प्रोड्यूस किया और हमें मैसेज दिया कि हाँ हमें हाथ को वहां से हटाना है वरना हमें इंजरी हो सकती है हाथ में। सिंपल। तो ये मिली सेकेंड्स का खेल होता है। तो ये मिली सेकेंड्स किसकी वजह से हो रहा है, यही नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है वो न्यूरो और जो हमारे आयंस हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम आयंस, और इन्हीं का मेन रोल होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल भी आपने पढ़ा होगा, वरना अभी हम देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, ठीक है। हम्म। तो उसके अलावा है ग्लायल सेल्स, जो हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अगर एक, चलो एक केस स्टडी हम ले लेते हैं कि देर इज अ पेशेंट, ठीक है, आप मुझे बताना कि एक मतलब इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी है, आपको भी मजा आएगा, आपको थोड़ा मतलब दिमाग लगाने का वो कोशिश करना। तो एक इंटरेस्टिंग, एक पेशेंट है जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है कि कोई एक्सीडेंटल केस है मान लो, ठीक है, उसको ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसका ब्रेन का एक पार्ट, उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, डैमेज हो गए हैं। तो उसको फिर लाइक वो कोमा की सिचुएशन में भी जा सकता है अगर उसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन के पार्ट डैमेज हो जाते हैं तो, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं वेंटिलेटर पे, उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है, उसको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, वेरियस जो ड्रग्स थेरेपीज अगर अप्लाई की जा रही हैं तो वो देते हैं हम उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि एक पेशेंट को है ना, एक डेफिनिट मतलब एक डेफिनिट ड्यूरेशन के लिए, एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको एडमिट किया जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं कि इतने टाइम के लिए आपकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी, क्योंकि आप लाइक कुछ भूलने की बीमारी कुछ भी, क्योंकि ब्रेन का बहुत सारी फंक्शनिंग है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन है कि कितने टाइम में जो उसका न उसके न्यूरॉन्स हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं। आपने लाइक कोई भी स्टडी पढ़ी हो या फिर आपको थोड़ा बहुत आपको पता हो कि कितने टाइम में एक न्यूरॉन रीजनरेट कर सकता है। डीजनरेटिव होते हैं न्यूरॉन, लेकिन न्यूरॉन्स का एक और फंक्शन होता है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो मुझे कोई बताएगा कि कितना टाइम पीरियड होता है मिनिमम, मतलब कुछ भी, आने दो जो भी दिमाग में आ रहा है। 3 मंथ्स, ओके। 3 month. ओके, और कोई, एनीवन, एनी अदर? एक एक आंसर आया है 3 मंथ्स का, ठीक है। बताओ बताओ। अच्छा, 1 वीक, ओके। किशोर, देवज्योति 6 मंथ्स, ओके, ठीक है। तो आपने इसमें कंसिडर किया कि इसमें एक चीज आती है, अगर आप केस स्टडी, कोई भी केस स्टडी पढ़ते हो, ठीक है, पेशेंट के केस स्टडी पढ़ते हो, तो उसमें एक चीज जो हमें मेनली फोकस करनी होती है कि सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, मतलब कंडीशन क्या है पेशेंट की, कितनी इंजरी हुई है उसे, वो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसा उज्जवल ने बताया कि जो 3 to 5 मंथ्स का पीरियड होता है, उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है रीजनरेशन की, मतलब वो रीजनरेट हो जाते हैं प्रॉपरली। और जो सेलुलर प्रोसेस थी हमारे न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग थी वो रीगेन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये स्टडीज जो शुरू में की गई थी वो रैट्स पे की गई थी, प्री क्लिनिकली देखा गया था, ठीक है। तो अभी बहुत सी रिसर्च चल रही है इसके रिगार्डिंग। तो वेरी गुड, आपके आंसर जो अच्छे थे, देवज्योति का भी सही था, 6 मंथ्स, ठीक है। 1 वीक में नहीं हो सकता किशोर, बिकॉज न्यूरॉन्स को भी डेवलपमेंट के लिए, रीजनरेशन के लिए काफी लंबा टाइम चाहिए, ठीक है। चलो, तो हाँ, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स विद माइलिन शीथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। फिर आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, तो इसमें आ जाते हैं हमारे मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर साइज, क्योंकि काफी जो न्यूरॉन्स हैं, बहुत से न्यूरॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में,
ठीक है। उनके बहुत से फंक्शनिंग है, वो उनके उनके फंक्शनिंग डिपेंड करती है उनके साइज के ऊपर भी। ठीक है, कुछ लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मैं एक एक डिजीज की, एक स्पेसिफिक डिजीज की मैं अगर एग्जांपल लूं, तो कार्पल टनल सिंड्रोम, तो उसमें जो हमारे एक लार्ज जो हमारा जो न्यूरॉन होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर पूरे हैंड में जाता है नीचे तक। ठीक है, जो आप यहाँ पे कोहनी, अगर आप आपकी कोहनी है जो, ठीक है, उसको अगर आप ऐसे टच करके देखो ना, तो वहां से उसके बीच से एक एक लंबा सा न्यूरॉन जाता है हमारे रिस्ट तक। जो हमारा रिस्ट है, हैंड है, वहां तक एक न्यूरॉन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी फंक्शनिंग करता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारे हैंड्स की मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं लार्ज न्यूरॉन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि उस न्यूरॉन में जो एक्सेसिव बोलते हैं इन्फ्लामेशन होती है उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें रिस्ट में हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होती है कि सर उसमें तो गाउट का भी हो जाता है, कि गाउट में भी जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। लेकिन गाउट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो लार्ज न्यूरॉन्स में ये क्या काम करते हैं? मसल कंट्रोल, टच, पेन एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, स्मॉल न्यूरॉन्स बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी। आई थिंक कोई कुछ पूछना चाहता है, एनीवन? कार्तिक यादव, कैन यू प्लीज अनम्यूट? ओके, थैंक यू। शुभम, कैन यू प्लीज म्यूट? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हाँ, स्मॉल न्यूरॉन्स बहुत से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडी में। तो इनका मेन क्या काम होता है? कोल्ड सेंसेशन, क्योंकि ठंडियों में हमें ठंडी लगती है, उस केस में हमें शिवरिंग होती है। वार्म सेंसेशन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गर्मियों में, तो उस केस में इनका काम होता है कि ये डायरेक्टली जाके जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करना। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, थ्रू हाइपोथैलेमस। पूरा एक बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब इतना मैं अगर अपने टर्म्स में बोलूँ तो मुझे नर्वस सिस्टम इतना पसंद है, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म होता है नर्वस सिस्टम का। सीएनएस पीएनएस का बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म होता है, कि मतलब इतना अच्छा प्रोसेस चलता है ना कि इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर लाइक मोटिवेशंस, क्योंकि हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे रीजंस होते हैं। कॉर्टेक्स की बात करें तो वहाँ पे मेमोरी स्टोर होता है। मोटिवेशन लाइक, मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है? कि कुछ भी हम इंस्पायरिंग चीज सुन रहे हैं तो उससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, उसके रिस्पॉन्स में। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन, इमोशंस, बॉडी बेसिक फिजियोलॉजी लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम इसके डिवीजन पे आ जाते हैं। द नर्वस सिस्टम डिवीजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बॉडी मास्टर कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बॉडी लिंक टू आउटसाइड द वर्ल्ड। आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब पेरिफेरल सिस्टम है, तो ये हमारे लाइक आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, सेंस कर सकता है, क्योंकि क्योंकि इसमें हमारे मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, तो सेंस कर सकता है किसी भी चीज़ को बाहर टच करके या फिर मूवमेंट करके, एनीथिंग। ठीक है, फिर सेंसरी नर्वस सिस्टम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने बताया, ब्रेन स्टेम आ जाता है इसी में, और ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, अ कॉलम ऑफ नर्व्स, जो हमारे वर्टिब्रे, आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम में हम वर्टिब्रे हम देखते हैं, सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, ऐसे ऐसे पूरा सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो जो भी सेक्शन होता है ना, जैसे थोरैसिक है, सर्वाइकल से स्टार्ट करते हैं, तो सर्वाइकल से भी बहुत से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम पे आ जाते हैं, तो ये कनेक्ट करता है। इट इज अ लाइक स्टेशन टू कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इनके भी सेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, डायग्राम से हम समझेंगे अच्छे से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक का मेन क्या काम होता है? रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडीली
प्रोसेसेस। इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे मैं बता रहा था, जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, हार्ट की पंपिंग हो गई, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, हार्ट रेट लाइक इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पायरेशन में भी जो, क्योंकि रेस्पायरेशन भी रेगुलर चलती रहती है, ठीक है, एवरी सेकंड एवरी मिनट रेस्पायरेशन चलती रहती है, वहाँ पे ब्लड में गैस एक्सचेंज चलता रहता है। डाइजेशन की प्रोसेस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी रेगुलर चलती रहती है जैसे ही खाना एंटर होता है। फिर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा प्यूपिल है वो भी डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, ये सारा जो प्रोसेस होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन। इसमें हम सीएनएस, इसमें सीएनएस का ज़्यादा रोल होता ही नहीं है कि सीएनएस ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो करना ही करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डेटा फीड है, सब कुछ फीड है, ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। सोमैटिक में फिर आते हैं, तो कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सीएनएस। तो जैसे हमारे सेंसरी, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं या मैसेज लेकर आते हैं? मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक या मैसेज लेकर आते हैं? मैसेज लेके आते हैं ब्रेन से, मतलब बॉडी से मैसेज लेके आते हैं ब्रेन तक, सेंसरी ओके न्यूरॉन। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो मेन, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, चलो अगर, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंसरी और एफरंट जिसको बोलते हैं, एफरंट, एफरंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। एफरंट मतलब, एफरंट मतलब मैसेज को, हमारे लाइक अगर हम बात करें स्किन की बात करें, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जब सबसे ज़्यादा हमारे स्किन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्किन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उंगलियों की चलो बात कर लेते हैं, हमारे फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स में भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अगर हमने किसी चीज़ को टच किया, चाहे वो ठंडा है या गर्म है या फिर एनीथिंग, ठीक है, तो वहां से जो सिग्नल जाएगा डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पूरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जितने ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे नर्व्स, तो वहां से सिग्नल वो ब्रेन में लेके जा रहा है, ठीक है, हमारे सीएनएस तक जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। सेल बॉडीज वो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि गैंग्लिया का बेसिक काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि गैंग्लिया क्या काम करता है। कि गैंग्लिया एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, कि बहुत से जितने भी न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे स्किन तक या ऑर्गन्स में, ठीक है, तो उसको एक रिले स्टेशन तक लेके आना, मतलब बहुत से यहाँ पे न्यूरॉन्स आके ऐसे ऐसे मिलते हैं, बहुत से न्यूरॉन्स एक ही जगह पे आके मिलते हैं, और फिर ये यहाँ से एक सिंगल या डबल न्यूरॉन जो वो कनेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर वो मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन ने क्या काम किया, ठीक है, ब्रेन ने क्या काम किया, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि हमने कोई गर्म चीज को टच किया है तो हमें तुरंत हाथ हटाना है ना वहां से, तो विद इन द मिली सेकेंड्स हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत हम हाथ हटा देते हैं, टच करते के साथ ही हटा देते हैं कि हाँ ये गर्म है, हमें इंजरी हो सकती है हमारे स्किन में, ठीक है। तो फिर उसका क्या काम, ब्रेन तक गया सिग्नल, ब्रेन तक चला गया सिग्नल, उसके बाद फिर वहां से क्या काम होगा कि ब्रेन में जो भी पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, हमारे सेंसरी परसेप्शन के लिए, जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करें जो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वहां से मोटर नर्व्स वहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो मोटर नर्व्स के थ्रू ब्रेन सिग्नल मैसेज भेजता है, ऑर्डर देता है कि हाँ अब मोटर नर्व आप जाके वहां से मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराओ और हाथ को हटा दो वहां से, ठीक है, फिंगर्स को वहां से हटा दो। तो सिंपल मोटर नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए, वापस स्पाइनल कॉर्ड में आए, इन्होंने फिर जो ये यहाँ पे मसल फाइबर है ये हमारा अफेक्टर ऑर्गन्स या फिर कोई भी इसको टिश्यू या मसल बोल सकते हो, तो इस पे जाके इसने सिग्नल प्रोड्यूस किया। सिग्नल इन द सेंस ऑफ, मतलब इन द, किस चीज में, किस वे में, न्यूरो ट्रांसमीटर के केस में, न्यूरो भी और नर्व इम्पल्स भी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक ठीक है। तो फिर यहाँ से इसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो यहाँ से फिर जो है हमने हैंड रिमूव कर दिया वहां से, सिंपल, ठीक है। अफेक्टर ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक सोमैटिक, वॉलेंट्री। सोमैटिक सिस्टम जो होता है हमारा वॉलेंट्री होता है, क्योंकि वो हाथ का पार्ट है ना, पेरिफेरल का जितना भी लाइक मोस्टली पार्ट है, अगर हम स्किन की बात करें या फिर मसल्स की बात करें या फिर बोन्स की बात करें, ठीक है, जॉइंट्स की, इन सब की बात करें, तो वो सारे हमारे वॉलेंट्री फंक्शनिंग में आता है। वॉलेंट्री मतलब हमारे सीएनएस के अंडर, जो हमारे जिसको हम अपने ब्रेन से मैसेज कन्वे करके मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है।
जैसे स्केलेटल मसल है हमारा, ठीक है। ऑटोनॉमिक इन्वॉलंटरी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा जो दोनों आ जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, हमें कार्डियक मसल जैसे मैंने बताया था, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी इन सब बेस्ड होते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम न्यूरॉन्स पे आते हैं। तो न्यूरॉन्स का हम न्यूरॉन्स की एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी मतलब मींस क्या, उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। न्यूरॉन्स की मॉर्फोलॉजी। तो मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी और सोमा, सोमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोमा। ब्रांचिंग प्रोजेक्शन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसमें आप ये ब्रांचिंग प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द न्यूरोनल सेल बॉडी। तो क्योंकि सिर्फ जो डेंड्राइट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते यहाँ पे, जो एक्सोन टर्मिनल बटन्स हैं ये भी न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों साइड से न्यूरो ट्रांसमिशन चलती रहती है। अगर डेंड्राइट्स अगर हम बात करें, यहाँ से एक और न्यूरॉन ऐड कर देते हैं, चलो, ठीक है, यहाँ से एक और ऐड कर दिया। यहाँ से जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होगा इस न्यूरॉन से, ठीक है, इस न्यूरॉन से जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होगा वो हमारे इस न्यूरॉन पे आ रहा है, वो थ्रू कहाँ पे आ रहा है, हमारे डेंड्राइट्स पे आके सबसे पहले अटैच होगा, बाइंड होगा वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर, ठीक है, जिनसे आके न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाइंड होगा। अगर हम, चलो मुझे कोई एक बताओ मुझे किसी रिसेप्टर का नाम खैर आपको पता ही होगा, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके डेंड्राइट्स के ऊपर जब वो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे आके बाइंड होगा और फिर वहाँ से एंट्री करेगा वो दूसरे न्यूरॉन में, सेकंड न्यूरॉन में एंट्री करेगा और वो सेल बॉडी से होते हुए वो एक्सोन को ट्रांसफर करके, एक्सोन को क्रॉस करके फिर वो अगले न्यूरॉन में जाके जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करेगा। बेसिकली क्या है, नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ ए इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है, और उसको अपने टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना है, बस टारगेट तक जाना है उसको, ठीक है। अच्छा, संदीप का कोई क्वेश्चन है? ओके संदीप, आपने हैंड रेज किया है। सर स्पीड क्या होगी सर, ये मैसेज ट्रांसफर की स्पीड? जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू कि मिली सेकेंड्स, विद इन द मिली सेकेंड्स। आप किसी गरम बर्तन को ही आप टच करके देख रहे हैं, तुरंत आप हाथ वहां से रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, तो विद इन द मिली सेकेंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो आप स्पीड खुद मेजर, आप सोच सकते हो, मतलब कोई एक डेफिनेट स्पीड नहीं दी गई है मेडिकल टर्म्स में ये कि तो नर्व इम्पल्स की इतनी स्पीड है, लेकिन मिली सेकेंड्स के अंदर हम रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं कि कितनी जल्दी हमारे जो ऑर्गन है उसने रिस्पॉन्स दिया है, कितनी जल्दी हमने हमने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है अपने बॉडी के थ्रू। तो इसको हम स्पीड में मेजर ना करके हम इसको रिस्पॉन्स, कैपेसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, कि कितनी जल्दी हमने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है उसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स नेम्ड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं एफरेंट, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेज को लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बाद, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर हमारे अफेक्टर ऑर्गन या फिर हमारा जो स्किन है, स्किन तक लेके आना। और एक और होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का मेन, इंटर न्यूरॉन्स जैसे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था कि ये जो हमारा गैंग्लिया है, ठीक है, गैंग्लिया है, तो इससे पहले भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स मैं बताता हूँ, साइनेप्स आपको वैसे पता होगा काफी स्टूडेंट्स को, फिर भी मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो मान लो दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ से मान लो, चलो मान लेते हैं सोडियम, सोडियम की एंट्री हुई एक न्यूरॉन में, ठीक है, इसने नर्व इम्पल्स जनरेट किया, ये पूरा ट्रांसफर हुआ एक्सोन के बाद, एक्सोन टर्मिनल बटन से निकला, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है इससे आके बाइंड हुआ। और उससे पहले क्या होगा, बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो सेगमेंट जो आप देख रहे हो, जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्सिक
खाली जगह है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर और जो भी आयंस हैं वो रिलीज होते हैं यहाँ पर, और रिलीज होने के बाद फिर वो दूसरे न्यूरॉन से जाके अटैच होते हैं। यस, जंक्शन वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्टेड टू द केमिकल इम्पल्स। यस, करेक्ट अभिषेक। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, लेकिन इसमें भी लाइक वेरी वेरी करता है ये भी, कि किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज हुआ है। अगर हम आयंस की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड कैल्शियम वगैरह की, तो इसमें ओनली हम क्या इंडिकेट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ही हम इंडिकेट करते हैं। केमिकल इम्पल्स किस केस में आएगा, जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तो वहां पे हमारे केमिकल इम्पल्सेस आ जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिकली काम क्या है, जो रिस्पॉन्स है उनको प्रोड्यूस करना टारगेट ऑर्गन तक जाके। ठीक है, लाइक एड्रेनलिन का जो मेन काम है, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना बाय द प्रोसेस, जो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो फिर सेंसरी न्यूरॉन्स एफरेंट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जैसे ये पूरा पार्ट मैं बता चुका हूँ मोटर न्यूरॉन्स के भी बारे में। इंटर न्यूरॉन्स कंडक्ट्स एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। तो इनके बीच में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, पोस्ट और प्री न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स मतलब क्या, जो एक एक स्पेसिफिक साइट से दूसरे स्पेसिफिक साइट के बीच के जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो नर्व ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सिंपल। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम इनके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लाइक एक्सोन, तो ये सेल बॉडी के बाद हमारा क्या आ जाता है, एक्सोन का पार्ट आ जाता है पूरा। और एक्सोन्स में ये हमारे माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ की फंक्शनिंग भी हम देखेंगे। और इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर होता है एंड शिवान सेल होता है। तो ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो एक्सोन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सोन है, इसके ऊपर ये जो येलो सेगमेंट है, दीज आर कॉल्ड माइलिन शीथ मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड यूनिट से बना होता है। दिस इज अ वाइट फैटी सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शिवान सेल्स। तो ये शिवान सेल्स जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो माइलिन शीथ है उसकी प्रोडक्शन में, उसकी सिंथेसिस में, इनिशियल सिंथेसिस में। ठीक है, शिवान सेल्स, यहाँ पे इसमें बीच में आप यहाँ पे मेंशन है, ये देखो, ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन आप देख रहे होगे, आप जूम कर सकते हो, वैसे एक्ट एज ए इंसुलेशन और सॉकअप। यस, माइलिन शीथ का ये भी काम होता है, करेक्ट अभिषेक, माइलिन शीथ का ये भी काम होता है कि ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। और अगर जो हीट सेंसिटिव हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, तो उसमें माइलिन शीथ की बहुत ज़्यादा वो होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, माइलिन शीथ बहुत ज़्यादा थिक लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, हीट शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो शिवान सेल्स हमारे जो माइलिन शीथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं एक और डिजीज का नाम लेता हूँ जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है हमारी, और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस। ठीक है, एमएस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है, लाइक टी सेल्स, बी सेल्स और जो अदर इम्यून सेल्स हैं, वो डायरेक्टली आके अटैक करते हैं हमारी माइलिन शीथ के ऊपर। तो माइलिन शीथ को वो डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है। मतलब जैसे आपको एक कट ही लगता है, सिंपल आपको एक कट लगता है तो कितनी पेन होती है, ब्लड वहां से निकलता है, पेन होती है। ठीक है, तो उसी से आप समझ सकते हो कि माइलिन शीथ बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लामेशन में भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसकी डिग्रेडेशन होती है या ब्रेकडाउन होता है। तो मैंने एक एग्जांपल बस आपको बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, जहाँ पे माइलिन शीथ डैमेज होता है। ठीक है, तो हाँ, तो शीवान सेल्स किस टाइप से होते हैं, जैसे मैं आपको चले एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। बीच का जो आप मान लो, दिस इज एक्सोन। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी ऐसी फोल्डिंग्स होती हैं, इस टाइप की फोल्डिंग होती है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है शिवान सेल। ये है हमारा शिवान सेल, और इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। ठीक है, और ये पूरा जो न्यूरोलेमा या फिर एक्सोलेमा हम जिसको बोल रहे हैं, ये पूरा हमारा बनाता है माइलिन शीथ को, क्योंकि फैटी एसिड है माइलिन शीथ। ठीक है, हाँ, that wrap around axon outside the CNS. The outer membrane of this type of cell is called neurolemma. ये रहा,
ठीक है, न्यूरोलेमा इसी को हम बोलते हैं आउटर पार्ट को, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनरेशन ऑफ डैमेज एक्सोन। तो ये हमारे मेन काम क्या करते हैं न्यूरोलेमा, कि जो हमारे अगर एक्सोन्स डैमेज हो गए हैं, माइलिन शीट डैमेज हो गई है, तो उस केस में ये शिवान सेल्स को हेल्प करते हैं कि वो रीजनरेशन करे। और शिवान सेल्स के अलावा एक और क्या होता है, ग्लायल सेल्स होते हैं हमारे, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, ग्लायल सेल्स। तो यही मेन ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स एंड शिवान सेल्स, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं हमारे न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए। अगर हमें ब्रेन में इंजरी हुई है, हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं, तो ये दोनों फटाफट एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी को सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं ना, जैसे मैंने केस स्टडी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं हमारे न्यूरॉन्स की रीजनरेशन के लिए, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स भी। ठीक है, तो माइलिन शीथ अलाउ एंड हेल्प्स इन सैल्यूटेटरी, दैट इज फास्टर द कंडक्शन। ये हमारे अलाउ करता है कि कंडक्शन जो है, नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो। जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, मिली सेकेंड्स में। तो उसमें जो हमारे एक्सोन्स पे जो प्रेजेंट माइलिन शीथ है, उसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। ठीक है, फास्टर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ न्यूरो और नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, इनके बीच में फिर दो जो माइलिन शीथ है, जैसे दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हो, छोटा सा स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, आर इंटरप्टेड सेगमेंट्स बिटवीन द सी1 सेल्स। और इन्हीं के थ्रू जो हमारे एक्शन पोटेंशियल है, जो हमारे आयन से न्यूरोट्रांसमीटर है, वो थ्रू द मेम्ब्रेन वो ट्रांसमिट होते हैं और फास्टर कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्लायल सेल्स हेल्प्स टू होल्ड सपोर्ट, ये हम देख चुके हैं, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है द फंक्शन ऑफ मेन न्यूरॉन टुगेदर फॉर नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। फिर आ जाते हैं, एक टर्म आता है इसमें ग्लायोमा। तो इसमें जैसे एक टर्म आता है ब्लास्टो ग्लायोमा। ठीक है, तो ग्लायोमा इज अ टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो इसमें आ जाता है एक टर्म ब्लास्टोग्लायोमा, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो उसमें जो होता है कि ब्रेन के जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं, बहुत से कैंसर्स होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स अकर्स ड्यू टू सेवरल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत से पैथोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। लाइक आपको कुछ फैक्टर्स पता होंगे, लाइक रेडिएशन, कुछ केमिकल्स हो गए। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, और लास्ट में फिर नोट्स ऑफ रेनवियर भी हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आ जाता है हमारा एक्सोन टर्मिनल बटन। ठीक है, तो ये पूरा नर्व ट्रांसमिशन का मैंने आपको प्रोसेस बताया, और न्यूरॉन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और इसमें हमारा जो सेल बॉडी है, उसमें हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो आपसे कोई ये पूछे कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, तो आपको बोलना है यस सर, होता है न्यूरॉन न्यूरॉन में न्यूक्लियस। और वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन एक बेसिकली क्या है, एक सेल ही तो है, सेल का ही तो पार्ट है। ठीक है, सेल का ही सब टाइप है। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस भी होगा उसमें, और वेरियस जो अदर, क्योंकि यहाँ पे जो सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी में जितने भी अदर ऑर्गेनल्स हैं, जो हमारे नॉर्मल सेल में होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये कंफ्यूज नहीं होता, कि कंफ्यूज नहीं होना कि सर नॉर्मल सेल्स में तो ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाए कि उसमें न्यूरॉन में नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन में भी होता है। न्यूरॉन में भी हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है बॉडी का। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल नेक्स्ट न्यूरॉन के कौन से पार्ट से ज्वाइन होगा? एक्सॉन टर्मिनल ज्वाइन नहीं होता, जैसे मैंने बताया था ना कि इसके बाद एक और जो न्यूरॉन है, ठीक है, एक और न्यूरॉन स्टार्ट होगा, उसके बीच में साइनेप्स होता है शिवम, उसके बीच में साइनेप्स होता है। तो साइनेप्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा हमारा, या फिर आयंस जो भी हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस, वो जब भी यहाँ पे रिलीज होंगे साइनेप्स में, जो हमारा स्पेस है, ठीक है, वहां से जब वो रिलीज होंगे, उसके बाद वो जाके बाइंड होंगे हमारे डेंड्राइट्स पे जो प्रेजेंट प्रोटीन्स या फिर रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, उनसे जाके बाइंड होंगे, फिर वो एंटर करते हैं। डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होते ये। ठीक है, इनके बीच में भी गैप होता है। ठीक है, गुड। फिर आते हैं हम हमारे जो मेन है, जैसे मैंने बताया था आपको ग्लायल सेल्स के बारे में, टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जाता है हमारा एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब बस देखना, इसकी फंक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले आपको बस ये देखना है कि ये किस किस टाइप के हैं। ठीक है, इनका शेप, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है।
तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइल सेल्स फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है हमारा एपेंडाइमल सिस्टम। तो पहले हम एस्ट्रोसाइट्स देख रहे थे, तो ये एस्ट्रोसाइट्स हैं। ग्रीन में जो ग्रीन पोर्शन में है, ग्रीन कलर में जितने भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन पोर्शन। तो यहाँ पे आप यहाँ छोटा सा देख रहे हो, आप जूम करके देखना थोड़ा सा, कि इसने ब्लड वेसल को एक्वायर किया हुआ है। ये हमारा ब्लड वेसल है ना, रेड रेड कलर का, ठीक है। तो इसने हमारे ब्लड वेसल को टाइटली बाउंड किया हुआ है ब्लड वेसल्स के साथ। टाइटली बाउंड क्यों किया हुआ है? क्योंकि यही मेन हमारा काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने के लिए, ट्रिपल बी की फॉर्मेशन के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कैसे बनता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है कॉन्जुकेशन, मतलब एस्ट्रोसाइट जो यहाँ पे ग्लायल सेल्स हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ मिलके और सेल्स के साथ मिलके, यहाँ पे ये सेल्स देख रहे हो ना आप, ये जो सेल्स सिचुएटेड है लास्ट में, तो इनको हम बोलते हैं लाइट पिंक हैं जो एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कॉम्पोजिशन कैसे बनता है? तो वहां पे हमारे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स प्लस में एस्ट्रोसाइट्स, और एस्ट्रोसाइट्स किससे बॉन्डेड होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, टाइटली बाउंडेड? वो होता है हमारे ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स कौन से? ब्लड वेसल जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन को जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली बताना है कि कोई भी पूछेगा, ठीक है, कि ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है, तो आपको बताना है कि कैसे बनता है। वहां पे होते हैं हमारे एपेंडाइमल सेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इकट्ठा होना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेंडाइमल सेल्स प्लस एस्ट्रोसाइट्स प्लस ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिला के हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल। और ये क्वेश्चन आ चुका है जीपेट में, ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बताया यहाँ पे। किसी का कोई डाउट है या फिर कुछ समझ ना आया हो कि ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बन रहा है, तो वो पूछ सकता है डायरेक्टली। सर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या ड्रग क्रॉसिंग के लिए सेंसिटिव होते हैं? यस, इट इज सेंसिटिव, क्योंकि देखो इसमें भी अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल भी आपस में बहुत टाइटली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो एपेंडाइमल सेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इनके बीच में भी जो कुछ जिसको बोलते हैं जंक्शंस होते हैं, सेल जंक्शंस। सेल जंक्शन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक अगर लिपोफिलिक, क्योंकि मोस्टली जो लिपोफिलिक सब्सटेंस होता है वही क्रॉस कर सकता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो क्रॉस नहीं कर सकता, वो रिजेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो लिपोफिलिक जितने भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली थ्रू आइदर, मतलब या तो वो जंक्शंस जो सेल के जंक्शंस प्रेजेंट है बिटवीन वन सेल टू अनदर, ठीक है। एक सेल से, मतलब यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको सेल जंक्शन, वहां से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो ये एक सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, तो इनके बीच में कनेक्शन होती है। सेल सेल कम्युनिकेट किस टाइप से करते हैं? या तो वो हॉर्मोन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, या सेल सिग्नलिंग के थ्रू करते हैं, या फिर उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं जंक्शन, सेल जंक्शंस, ठीक है। तो ये सेल को इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करते हैं, दो सेल्स को इलास्टिसिटी भी, मतलब टिश्यू की इलास्टिसिटी मेंटेन रखते हैं, साथ में एक सेल से दूसरे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इन सेल्स के थ्रू ही जो हमारे लिपोफिलिक सब्सटेंस है वो ट्रैवल करते हैं, और विद इन द सेल्स, मतलब सेल के ऊपर ही ट्रांस मेम्ब्रेन पर ही कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो सिर्फ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को ही एंट्री करने का मौका देते हैं, ठीक है। सॉरी, लिपोफिलिक सब्सटेंसेस को, मैं गलत बोल गया, लिपोफिलिक सब्सटेंसेस को ही, जो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ एंट्री करने का मौका देते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वहां पे जो वाटर लविंग है वो एंटर नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। तो मोस्ट ग्लायल आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल टिश्यू। तो जितने भी ग्लायल सेल्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी भी तो फॉर्मेशन होती है ना, जब जैसे मान लो बेबी बॉर्न हुआ है या फिर फीटस में है, ठीक है, माँ के गर्भ में है, तो उस टाइम पे भी उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। ब्रेन की डेवलपमेंट होती है तो मेनली सबसे मेजर प्रिकर्सर क्या होता है, इनिशियल प्रिकर्सर, दैट इज एक्टोडर्मल टिश्यू, ठीक है। एक्टोडर्मल टिश्यू ही हमारे ग्लायल सेल्स और ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनके स्टार्टिंग इनिशियल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ये एक्टोडर्मल टिश्यू का मेन रोल होता है इन पर्टिकुलर। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है,
एक्टोडर्मल का भी क्वेश्चन आ चुका है नाइपर एंड जीपेट में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। हाँ, तो इन पर्टिकुलर द न्यूरल ट्यूब और क्रेस्ट, न्यूरल ट्यूब जो हमारा प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है ना मदर टू बेबी में, फीटस में, ठीक है। द एक्सेप्शन इज माइक्रोग्लिया, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि जितने भी ग्लायल सेल्स है ना यहाँ पे, जैसे ये एस्ट्रोसाइट्स हो गए, और यहाँ पे सब टाइप्स है देखो, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, शिवान सेल्स, NG2 सेल्स और एपेंडाइमल सेल्स, ये सारे सब टाइप है हमारे ग्लायल सेल्स के, ठीक है। ग्लायल सेल्स के सब टाइप हैं। तो इन सब की जो इनिशियल जो प्रिकर्सर है, जो अर्ली एज में जो इसकी फॉर्मेशन कराता है, दैट इज एक्टोडर्मल टिश्यू। और इसमें एक्सेप्शन होता है सिर्फ माइक्रोग्लिया का, जो माइक्रोग्लिया होता है वो डिराइव्ड होता है हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल से, ठीक है। उसका इनिशियल प्रिकर्सर होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से रिलेटेड। सर क्या पार्किंसन डिजीज में लीवोडोपा क्रॉस नहीं हो पाता? लीवोडोपा क्रॉस होता है बिकॉज लीवोडोपा इज अ लीवोरोटेटरी, लीवो लीवोरोटेटरी जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हमने आइसोमर फॉर्म में दिया है ना, तो वो क्रॉस होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में क्रॉस होता है, ठीक है। लीवोडोपा में हमने क्या किया है, उसका आइसोमर, उसका जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर है उसको हमने बनाया ना लीवो फॉर्म में, ठीक है, लीवो रोटेटरी फॉर्म में। तो वो डायरेक्टली जाके जो वो, क्योंकि लिपोफिलिक सब्सटेंस ही क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन लीवोडोपा का क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में, अगर हम माने तो, अगर हम 100% अगर हम बायोबिलिटी की बात करें, तो कोई ड्रग 100% बायो अवेलेबल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ब्रेन में अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो 100% ही बायो अवेलेबल होगा, वो बहुत कम भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर लीवोडोपा की बात करें तो वो, अगर 100% की ना बात करके वो ओनली अगर 30% जो लीवोडोपा है, मतलब 30% ही मान लो कि वही सिर्फ क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से। और बाकी जो कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारा जो लीवोडोपा जो, क्योंकि वो कन्वर्ट होता है ना, इट्स अ प्रोडक्ट, प्रोड्रग है ये हमारा लीवोडोपा। तो वो जो पेरिफेरल जो एंजाइम्स है लाइक डोपा डिकार्बोक्सिलेज वगैरह है, तो वो सब उसको डिग्रेड भी कर देते हैं, ठीक है। क्रेस्ट, क्रेस्ट हमारा कुछ नहीं है, हमारे क्रेस्ट हम बोल रहे हैं सिर्फ न्यूरल ट्यूब को, ठीक है। न्यूरल ट्यूब बेसिकली क्या है कि जो एम्ब्रियो में जो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है ना एक्टोडर्मल टिश्यू की, तो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब्स बनते हैं, न्यूरल ट्यूब्स बनते हैं और क्रेस्ट, तो उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब ही आप याद रखो। हाँ, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लायल सेल्स डेवलप फ्रॉम द वेंट्रिकुलर जोन ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है, जोन होता है एक। दिस ग्लाया इंक्लूड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स। इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लायल सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है, ठीक है, एक्सेप्शन, कि जो हमारे ब्रेन में है वहाँ पे जो एक्टोडर्मल और एक्टोडर्मल के साथ जो न्यूरल ट्यूब है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए ग्लायल सेल्स की। और पेरिफेरल सिस्टम में हमारा न्यूरल क्रेस्ट है, जो उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं पेरिफेरल सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जीपट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल नहीं आता। These PNS glia include Schwann cells in nerves and satellite glial cells in glial cells in glial, ठीक है। तो ये थे हमारे, तो उसके बाद आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। हमने देख लिया कि एस्ट्रोसाइट्स का मेन काम क्या था हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आते हैं माइक्रोगियल सेल्स, तो इसमें डार्क रेड जो आप देख रहे हो, ये डार्क रेड, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। तो इसमें जो डार्क रेड आप देख रहे हो, ये डार्क रेड या ब्राउन टाइप का जो आप देख रहे हो, ये हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लिया जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बहुत से न्यूरॉन्स को, क्योंकि इनमें माइक्रोग्लियल जो सेल्स होते हैं उनमें एक्सोन नहीं होता, ठीक है। एक्सोन नहीं होता, तो ये सिर्फ सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो ये जो न्यूरॉन्स है, मेन जो न्यूरॉन्स है हमारे, इनको पकड़ के रखते हैं ये, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सिंपल। फिर आते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे, लाइट ब्लू, ठीक है। तो इसमें आप लाइट ब्लू कलर का, आप ये स्काई ब्लू कलर का आप देख रहे होगे, स्काई ब्लू कलर का इसमें पोर्शन देख रहे होगे, तो ये है हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये किसके साथ बंधे हुए हैं, किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, हमारे माइलिन शीथ जो हमारे एक्सोन में प्रेजेंट है, माइलिन शीथ एंड सीवान सेल्स।
तो जब भी तो ये एक साथ मिलके दोनों काम करा रहे हैं ना नर्व रीजनरेशन में। सर हीमोपोएटिक का कुछ कंसेप्ट था, वो क्या था? हीमोपोएटिक जो है हमारा, हीमोपोएटिक जो स्टेम सेल्स है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड जो है हमारा ब्लड, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस में भी इसका मेन काम होता है, मेन रोल होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस हमारा आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की फॉर्मेशन में हमारा हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का भी मेन रोल होता है। तो जब हम ब्लड एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वहां पे हम इसका रोल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैसे शिवान सेल्स के साथ मिलके नर्व जो माइलिन शीथ है उसकी रीजनरेशन करा रहा है, और न्यूरॉन्स की भी रीजनरेशन कराता है वो। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो माइलिनेटेड जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो वाइट मैटर को फॉर्म करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो इससे एक मोमोनिक बना लेते हैं, एम डब्ल्यू। ठीक है, एम फॉर माइलिन शीथ और डब्ल्यू फॉर वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स फॉर्म द ग्रे मैटर, तो यहाँ से बना लेते हैं हम यूजी, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ये दो मेमोनिक हमें यहीं बन गए, मिल गए। ठीक है, माइलिन शीथ प्रोड्यूस वाइट मैटर, अल जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो हमारे फॉर्म करेंगे हमारे ग्रे मैटर को, ग्रे, अंडर ग्रेजुएट, जी आर हो गया, ठीक है, इसे ग्रे, जी आर ए वाई। तो एम एम डब्ल्यू एन यू जी इससे बन गए, इसे आपको याद रह जाएगा। नर्व इम्पल्सेस आर आल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया था एक्शन पोटेंशियल के बारे में। अ बेसिक टाइप ऑफ न्यूरॉन पाथवे इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। बेसिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इज पाथवे, जैसे मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोल रहे हैं, तुरंत मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो एक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं, फिंगर्स की, एक्सेट्रा। रिफ्लेक्स आर्क अलाउ इम्पल्स कंडक्शन ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन में चलता रहता है ये प्रोसेस। नर्व इम्पल्स स्टॉप्स एट द साइनेप्स, जैसे मैंने बताया था कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, स्पेस बिट दैट सेपरेट्स एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे केमिकल सिग्नल, जैसे अभिषेक का क्वेश्चन था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उस केस में हम जो कंसिडर करते हैं केमिकल सिग्नल्स को, ठीक है, आर सेंट अक्रॉस द साइनेप्स एंड कनेक्ट विद इन अदर डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी लोकेटेड इन द सीएनएस। ठीक है, फिर नर्व इम्पल्स क्या होता है? सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। चार्जेस में क्या आ जाएगा? हमारे जो चार्जेस हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, और कैल्शियम, ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन। जो नर्व मेम्ब्रेन है हमारा, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसके अलोंग ये ट्रेवल करते हैं। इट इज इनिशिएटेड बाय अ स्टिमुलस, कोई किसी भी टाइप का स्टिमुलस। ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम potassium ions, the resting neurons has a slight positive charge on the outside of the membrane and a slight negative charge on the inside of the membrane। तो यहाँ पे आ जाता है पूरा प्रोसेस एक्शन पोटेंशियल का, एक्शन पोटेंशियल का पूरा प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो आयंस है हमारे, तो द रेस्टिंग न्यूरॉन्स हैज अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड। तो जो आउटसाइड जो न्यूरॉन्स है, मान लो ये सेल में हमारा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, तो आउटसाइड द न्यूरॉन हमारा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनसाइड द मेम्ब्रेन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम, मतलब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। मतलब हमारा जो सेल है वो पोलराइज है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस हमारे सेल के आउटसाइड और इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो उस फेस में हम उसको बोल रहे हैं पोलर। पोलर मतलब क्या? कि दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है। मैग्नेट में आपने देखा होगा ना, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे होता है। ठीक है, तो पोलराइज फेस इसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है तो उस केस में जो कुछ जो पॉजिटिव आयंस है वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देते हैं, तो नेगेटिव जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, पोलराइजेशन इसको बोलते हैं। देयर इज नॉर्मली एन एक्सेस ऑफ सोडियम ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल्स देन इनसाइड। बाहर क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है तो बाहर ही लाई करेगा। अब व्हेन अ स्टिमुलाई कम्स देन स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन अकर्स।
स्टिमुलस जैसे ही आएगा तो स्टिमुलेशन होगी मेम्ब्रेन की, और सोडियम आयन जो होंगे वो एंटर करेंगे सेल के अंदर, कॉजिंग दैट रीजन टू बिकम डीपोलराइज। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में हम ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ तक का आपको पूरा लाइक समझ में आया कंसेप्ट? किसी का कोई डाउट, एनीथिंग? नो सर। ओके, तो आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, कंटिन्यू करूं या फिर यहाँ तक रहने दें? क्योंकि मैं सोचा था क्योंकि अच्छे से मैं आपको करवाना चाहता था स्टार्टिंग में, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। डेमो लेक्चर है बट स्टिल इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मस्ट। बाकी क्लास में जब आपकी स्टार्टेड होंगी क्लास में तो आपको आज से थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हम डिटेल वाइज भी हम करेंगे इसमें, क्योंकि पूरा 1 साल का आपका कोर्स है। ठीक है, पूरा ड्यूरेशन कोर्स है, आपको तो कंप्लीट करना है, तो हम डिटेल वाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके डन। तो समझ में आ गए कंसेप्ट अच्छे से? एक्शन पोटेंशियल भी है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना है तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वैसे हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। ओके ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। तो ओवरऑल अभी तक सारा कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो मतलब आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि हम किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आज डिटेल लेके चला हूँ और ऐसे ही क्लास में भी लेके चलूंगा डिटेल। क्योंकि मेरा जो फंडा है ना पढ़ाने का, देखो सिंपल है मेरा फंडा, कि मैं जब तक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में ना आए चीज़ें तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे 2 बार करनी पड़े, 3 बार करनी पड़े, या 5-10 बार करनी पड़े। स्टूडेंट्स आपके लिए ज़रूरी है कंसेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक मेरा पढ़ाना अनसक्सेसफुल है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक आपको प्रॉपरली चीज़ें क्लियर आउट नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर के, जब मैं आपके जो सीनियर्स हैं संकल्प बैच के, उनके भी जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो मेरे लेक्चर 2-2 घंटे खींचते हैं। और लेकिन उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो टिप्स पे होते हैं, उनको याद रहते हैं कि हाँ सर ने इस दिन ये बताया था, इस दिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था, उनको टिप्स पे याद रहता है हर चीज़। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि भले टाइम लगे ज़्यादा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं कि मतलब बोरिंग लेके मत चलना लेक्चर को, कि बोरिंग लेक्चर चल रहा है, एचएपी हमने पढ़ी हुई है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो मैं यहाँ पे क्लियर आउट, क्योंकि आपको भी आज चीजें, कुछ नई चीजें पता चली होंगी। मुझे बताओ, कुछ नई चीजें पता लगी है आपको नर्वस सिस्टम के बारे में जो आपने ध्यान नहीं दिया था अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में? है ना? यस। हाँ, तो बस यही चीज़ है, क्योंकि हमें डिटेल स्टडी करनी है और जीपेट में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को तैयार करके रखना है, खुद को प्रिपेयर रखना है, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आ जाए हम आराम से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट याद है, सर ने सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं। ठीक है, सारे नोट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, हम वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से उठा के कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपकी रैंक यहाँ से यहाँ बढ़ा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, मान लो आपकी रैंक अंडर 500 है, आपने वो 8-10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए अटेम्प्ट, मतलब आपका सही हो गया, तो वो डायरेक्टली आपको 200 के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं रैंक। तो चलो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा बस ब्रीफली मैं 5 मिनट के अंदर मैं इसको एंड अप करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था पोलराइजेशन फेज क्या होती है हमारी, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन में हमारा पॉजिटिव, कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, हम न्यूरॉन सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे मैं यहाँ पे है सोडियम आयन, जैसे स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, मान लो कि हमें न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की ज़रूरत है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की ज़रूरत है, या फिर हाँ चलो वही मान लेते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन की ज़रूरत है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस वो सेल के अंदर एंट्री करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल के अंदर हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयंस है वो ज़्यादा है। लाइक क्लोराइड आयंस की हम बात करें, Cl नेगेटिव। ठीक है, इसको क्लोरीन मत बोलना, इसको क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है सोडियम है वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेगा, और वो किसके थ्रू मूव करना शुरू करेगा?
जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स के थ्रू वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज 70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, या फिर 65 भी हम कंसिडर करते हैं मोस्ट केसेस में। ठीक है, -65 मिली वोल्ट। तो ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से जब स्टिमुलाई आएगा, जैसे ही स्टिमुलाई आया, ठीक है, ऐसे डिनोट करता हूँ, जैसे ही स्टिमुलाई ने एक्ट किया, तो जो सर इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप भी होता है क्या एटीपी के लिए? सोडियम पोटेशियम एटीपेस की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप है वो आपका वो डिफरेंट जो सेलुलर प्रोसेस है उनमें नीडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आयन चैनल्स की हमें जरूरत पड़ती है, आयन चैनल्स। ठीक है, और जो एटीपी है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो चलता रहता है प्रोसेस, अलग प्रोसेस चलता रहता है वो विद इन द सेल। हाँ, माइनस मिली वोल्ट भी यहाँ पे डिफरेंस आता है, देखो, माइनस माइनस 90 जो मिली वोल्ट है और -70 मिली वोल्ट है, या -65 जिसको हम बोल रहे हैं। -90 मिली वोल्ट हम किस में देखते हैं? हम कार्डियक सेल्स के केस में देखते हैं, कि कार्डियक सेल्स जो होते हैं हमारे, कार्डियक जो सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, और -70 या -65 किस केस में होता है? हमारे नर्व्स, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि -90 मिलीवोल्ट हमने एक्शन पोटेंशियल हमने देखा था कार्डियक सेल्स के केस में। ठीक है, जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने जाते हैं केडीटी से, तो उससे पहले एक्शन पोटेंशियल का पूरा एक 3 पेजेस का डिटेल वाइज आपको वहां पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है एक्शन पोटेंशियल की, वहां से आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो कार्डियक सेल्स में हमारा जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट होता है, और जो नर्व सेल्स है हमारे, न्यूरॉन सेल्स, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स के बारे में ही तो आज हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमारा -70 या -65 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है सर, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, हाँ वो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन हमारा था रेस्टिंग पोटेंशियल पे -65 मिली वोल्ट पे, हमारा जो फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में क्या होगा? सोडियम आयंस जैसे ही इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर गए, ठीक है, इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर गए, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड द सेल डीपोलराइजेस टू अ वोल्टेज थ्रेशोल्ड विच ओपन सोडियम चैनल, तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि इनसाइड द सेल नेगेटिव ज्यादा था ना, क्लोराइड आयंस ज्यादा थे, तो सोडियम आयंस क्या काम करेगा? सोडियम आयंस फिर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है, मतलब चार्ज चेंज हो रहा है। ठीक है, चार्ज इनसाइड द सेल, जब इनसाइड द सेल पॉजिटिव आयन मूव करना शुरू करेगा, तो वो फेस क्या होगा? डीपोलराइजेशन का। तो सोडियम फ्लड्स मेम्ब्रेन विच फर्दर डीपोलराइजेस द सेल। ठीक है, फिर फोर्थ पे आते हैं पोटेशियम गेट्स, तो यहाँ पे फिर पहले सोडियम एंटर हुआ, तो सोडियम फिर क्या करेगा? सोडियम एक्टिवेट करेगा हमारे कैल्शियम आयंस को, कैल्शियम आयंस को, जो हमारे कैल्शियम आयन चैनल्स हैं Ca2+, इनको एक्टिवेट करेगा, और ये कैल्शियम इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेंगे फिर। तो कैल्शियम भी इनसाइड द सेल, क्योंकि कैल्शियम भी पॉजिटिव है, तो कैल्शियम भी जब इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेंगे, तो पॉजिटिव एक्सेसिव बढ़ जाएगा विद इन द सेल, पॉजिटिव ही पॉजिटिव बढ़ जाएगा और नेगेटिव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक एक प्लेटियो फेस आता है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आप ऊपर कैल्शियम आयंस क्योंकि रेगुलेटेड चलता रहा इनसाइड द सेल, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रही, तो एक टाइम पे आता है कि प्लेटियो फेस, इसको हम बोल रहे हैं प्लेटियो फेस। ठीक है, प्लेटियो फेस पे आके जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो प्रोसेस रुक जाती है। प्लेटियो फेस किस वजह से आता है? एंट्री ऑफ द पोटेशियम गेट, सॉरी, जो पोटेशियम जो चैनल्स हैं यहाँ पे ओपन होते हैं हमारे पोटेशियम चैनल्स, और पोटेशियम आयन जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट थे वो आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयंस आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि इनसाइड द सेल जो हमारे पॉजिटिव आयंस थे वो बढ़ गए थे। हाँ, ये जो चीज़ है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेशियम आयंस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, पोटेशियम गेट्स ओपन्स टू ब्रिंग पोटेशियम आउट ऑफ द सेल टू रीपोलराइज मेम्ब्रेन। तो वापस से ये वाला हमारा स्टेज आ जाएगा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, चलो, ये हमारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था? पोलराइजेशन फेज थी ना वहाँ पे,
जो हमारे नेगेटिव इनसाइड द नेगेटिव थे और आउटसाइड पॉजिटिव थे, ठीक है। तो जब हमारे पॉजिटिव आयंस बाहर थे तो उसको हम बोले थे रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन फेज था, ठीक है। तो जब यहाँ पे पोटेशियम, जो हमारा इनसाइड द सेल पोटेशियम आ गया था, पोटेशियम बढ़ गया था, और कैल्शियम भी थे यहाँ पे, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये तीनों बढ़ गए थे हमारे इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू किया, पोटेशियम जब बाहर जाना शुरू किया, तो वापस से जो पॉजिटिव चार्ज था वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन अपने वापस से पहली वाली पोजीशन में आना शुरू हो गया। पहली वाली पोजीशन में, जैसे पहली वाली पोजीशन में हमारे पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा थे, ठीक है। तो पहली वाली पोजीशन में आना जब शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोल रहे थे ना पोलराइजेशन फेज, तो वापस से ये रीपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब नेगेटिव इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो बाहर जा रहा है वो आउटसाइड द सेल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन, ठीक है। इसी फेज को हम बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर आते हैं हम, डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था कि डीपोलराइजेशन में सोडियम, जब सोडियम चैनल्स खुले थे तो सोडियम इनसाइड द सेल बढ़ गया था, तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे वो घट गए थे, ठीक है। क्लोराइड आयंस जो थे वो कम हो गए थे और पॉजिटिव आयंस ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। और वापस से जब पोटेशियम आयंस ओपन हुए, पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हुए, तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया, ठीक है, बाहर जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन हुआ हमारा, ठीक है। रिपोलराइजेशन हुआ तो पोटेशियम थ्रू आउट द, आफ्टर, ये जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ स्टेज जिसको बोल रहे हैं, कि यहाँ पे क्या होगा, ऑल जितने भी सोडियम गेट होंगे, सोडियम चैनल्स होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और पोटेशियम लीव्स सेल्स थ्रू द चैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल जो है, पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर मूव कर ही रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और जो सोडियम आयन है वो ये बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो सोडियम आयंस की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सोडियम एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो रही थी जब भी तो डीपोलराइजेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पे और सोडियम आयंस की एंट्री होगी ही नहीं, हो ही नहीं पाई, क्योंकि जो आयन चैनल है वो बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है, इनिबिट हो गया है, ब्लॉक हो गया। तो पोटेशियम आयंस बाहर मूव कर रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा देखने को मिलेगा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, पोटेशियम कंटिन्यू टू फ्लो इन पोस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू हाइपर पोलराइज द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोसेस होगा, हाइपर पोलराइजेशन का। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे था हमारा डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन के बाद था हमारा रीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के बाद था हमारा हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। सर, इन केस ऑफ हाइपर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस टू -90 मिली वोल्ट। हाँ, वो -90 मिली वोल्ट तक वापस आ गया है ना, यहाँ पे आप देखो। अगर कार्डियक सेल्स की बात करें तो कार्डियक सेल्स, हाँ, वो -90 मिली वोल्ट तक वो वापस आ जाता है नीचे, रेस्टिंग फेस में, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ 70 आ जाता है, इससे नीचे 90, -90 मिली वोल्ट तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर आउट हुई, बताओ मुझे, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोडियम channels open, sodium begins into the cell, potassium channels open, potassium begins to leave cells, sodium channels becomes refractory, no more sodium enters cells, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। किसी का कोई डाउट है, एनीथिंग? अच्छे से आपको क्लियर आउट हो गया होगा शायद। ठीक है, तो आज आज का जो हमारा डेमो लेक्चर था हम यहीं तक रखते हैं। जब हमारी क्लासेस होंगी तो हम पूरा जो प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है, एवरीथिंग, एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, एवरीथिंग हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जाते जाते मैं आपका कुछ फीडबैक लेना चाहूँगा। तो कैसी रही आज की क्लास? कोई आप अ, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, कोई फीडबैक, एनीथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव इन माय फर्दर क्लासेस। Okay, informative lecture. Your jolly nature makes the lecture even more interesting. Thank you so much, Abhishek.
बिकॉज आपकी फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ आगे, कि आपके लिए कैसे इंटरेक्टिव एक लेक्चर रखा जाए, इंटरेक्टिव लेक्चर बनाया जाए, ताकि आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड सर। सर विद number of concept, really your session was really conceptual. Thank you so much Mona, excellent session with extra knowledge. Thank you Kishore, thank you Sania। तो मुझे आपकी आपकी फीडबैक से ही मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं आगे और अच्छे से आपको आपके लेक्चर्स जब लूंगा तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर आउट होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। मतलब मैं एक्स्ट्रा हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारा टॉपिक तो चल ही रहा है, उसके बीच में मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर क्योंकि एचएपी पैथो मोस्टली अगर आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो क्लिनिकल कंडीशंस की वजह से, क्लिनिकल कंडीशंस को आप को रेगुलेट करके अगर आप समझोगे, ठीक है, लाइक जितने भी डिजीज वगैरह हैं, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको डिजीज से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप अगर आपने कोई डिजीज देखी है, कोई क्लिनिकल कंडीशन देखी है, तो आप उससे को रिलेट कर सकते हो, ठीक है।